हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे हम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की। उसको भी मैं Q1 Q2 में भी ट्रैक किया था। Q1 इनका हिस्टोरिकली, चलो पहले फ्लो डिसाइड करेंगे इस वीडियो का ताकि आपको आइडिया रहे इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। तो पहले हम प्रोडक्ट्स देखेंगे, इस कंपनी के डिविजन्स देखेंगे। बहुत बेसिक बिजनेस मॉडल है इसका, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 4 डिविजन्स में काम करती है। सबके प्रोडक्ट देखेंगे क्या क्या यूज़ होते हैं, फिर इस बार का रिजल्ट देखेंगे और आगे का हम बात करेंगे कि क्या प्रॉस्पेक्ट रख सकते हैं। और वैल्यूएशंस के ऊपर यूं तो मैं बात नहीं करने वाला ज़्यादा, बिकॉज अगेन पहले भी शायद आपको पता हो कि मेरी काफ़ी 18 वीडियोस में मेरा रेस्ट्रिक्शन सेट हो गया है। आई हैव नो आइडिया, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है यूट्यूब का टीम। देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी मैंने चेक भी नहीं किया है वैसे उनका रिस्पॉन्स बहुत टाइम से, तो क्या पता उन्होंने किया हो, मैंने देखा नहीं है। बट ठीक है, बात कर लेंगे। अभी मुझे लगता है कि ठीक ठाक वैल्यूशंस की तरफ ये कंपनी आ रही है, बेसिकली जस्ट टू लेट यू नो, और ताकि आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डालें। ठीक है, पहला इनका सेगमेंट है पिक एंड कैरी क्रेन्स का, जहाँ पे इनका इंडिया में एटलीस्ट मार्केट शेयर बहुत हाई है। 70% के अराउंड इनका मार्केट शेयर है, बहुत हाई है, मतलब बहुत ही हाई है। 10 में से 7 क्रेन्स, पिक एंड कैरी क्रेन्स आपको अगर दिख रही हैं तो आपको एस की ही दिखेंगी। और मैं पर्टिकुलरली, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, तो चाहे मैं हिमाचल जाऊँ, यूके जाऊँ, पंजाब जाऊँ, इस साइड कहीं भी जाऊँ, तो मेरे को एस दिख ही जाता है। पर्टिकुलरली अगर मैं यूके का हूँ, उत्तराखंड का हूँ, तो मेरे को चाहे वो देहरादून में हो जो इनका कैपिटल सिटी है, यहाँ पे तो बहुत दिखता है। और जितनी भी रोड्स बन रही हैं गढ़वाल रीजन में हो, चाहे वो कुमाऊँ रीजन में हो, वहाँ पे आपको एस दिख जाएगा, विजिबिलिटी आपको दिख जाएगी। एंड मोस्टली बिकॉज ये फरीदाबाद की कंपनी है, तो मतलब इतने नियरेस्ट तो इसका सप्लाई चेन ठीक ही होना चाहिए, तो दिख जाता है। मीन्स विजिबिलिटी अच्छी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, 100% स्वदेशी हैं, इंडियन है, मेड इन इंडिया है, तो गवर्नमेंट भी इसको फोकस करती है। और इनको डिफेंस से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। कंपनी ने ऐसा कहा था जब अर्निंग्स कॉल आई थी, इंटरव्यू में रादर इन्होंने कहा था। अभी तक तो नहीं मिला है, आई थिंक कुछ दिनों में मिल जाएगा, मे बी फेब तक इनको शायद मिल जाएगा, वो देखना पड़ेगा। इट विल बी देयर बिगेस्ट डिफेंस ऑर्डर टिल डेट। ठीक है, तो क्रेन्स हम देखते हैं। पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाती है, लॉरी लोडर्स बनाती है, रफ टेरेन क्रेन्स, क्रॉलर क्रेन्स, ट्रक क्रेन्स, टावर क्रेन्स जो आप देख रहे हैं इसमें ये बनाती है। क्रेन्स वाले सेगमेंट में ध्यान रखो, इसकी रफ टेरेन क्रेन्स को आप देख लो, पिक एंड कैरी को देख लो, क्रॉलर को देख लो, ट्रक को देख लो, क्योंकि ये आगे में एक कैटो वर्क्स के साथ इनका जो जॉइंट वेंचर हुआ है वहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ होगी। तो इस चीज़ को आप एक बार दिमाग में रखना क्रेन्स के लेके। बाकी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ये बहुत सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका। बैको लोडर्स हैं, टेले हैंडलर्स हैं, वाइब्रेटरी रोलर्स हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं। बाकी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये वाले इक्विपमेंट। जहाँ पे भी आपको पिक एंड कैरी करना हो या फिर लिफ्ट करना हो, ड्रॉप करना हो, वहाँ पे ये सब फॉक लिफ्ट बहुत सारी यूज़ होती हैं। वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट, बिकॉज क्या है ना, गवर्नमेंट का फोकस इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो है ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस है, तो चाहे वो रियल स्टेट हो या फिर वो पीएम आवास योजना हो जिसमें वो हाउसिंग में बहुत फोकस कर रहे हैं, या फिर भारत माला हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं। वाटर सैनिटेशन का है, वाटर ट्रीटमेंट का है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो वहाँ पे तो आपके ये सब यूज़ होंगे, क्रेन्स एंड ऑल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे मैंने कहा, बहुत सारा फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का इस टाइम पे। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपके मोस्टली मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जिसमें फॉकलिफ्ट्स आ गई, वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट आ गए और पाइलिंग रिग्स आ गई। बाकी एग्री इक्विपमेंट में इनके क्या क्या हैं देख लो, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक हार्वेस्टर है। एग्री इक्विपमेंट, चलो वो बाकी गाइडेंस वगैरह की तो बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि एवॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपोर्ट्स के लिए भी ये तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, चलो पहले रिजल्ट देख लेते हैं, फिर आपको उससे ज़्यादा रिजल्ट मुझे अच्छा लगा इस कंपनी का। अच्छा इसीलिए लगा, आप ये भी कह सकते हैं कि 16% का ही तो ग्रोथ आया है टोटल इनकम में, तो अच्छा कैसे हो गया। बात यह है कि रिजल्ट अच्छा या गंदा सब बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है। मैनेजमेंट ने पिछले साल काफ़ी अच्छा ग्रो किया इस कंपनी ने, 25-30% से भी ग्रो करती थी। इस बार ही ग्रोथ क्लियरली स्लो डाउन आया है ग्रोथ में। बट मैनेजमेंट ने क्या किया, Q1 में आते ही, Q1 FY25 का जब रिजल्ट निकाला, तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस को रिड्यूस कर दिया। मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो पहले ज़्यादा होती थी 20-25% की, उसको कम करके कर दिया इन्होंने 15-20%। अब इन्होंने, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैनेजमेंट अगर क्रेडिबल है ना, तो भले आपका टाइम लगेगा पैसा बनने में, लेकिन पैसा बन जाता है और एटलीस्ट घबला नहीं होता है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो मैनेजमेंट ने क्या, ये स्टॉक उस टाइम पे ट्रेड करता था 1600-1700 के अराउंड। जब इन्होंने गाइडेंस रिड्यूस करी तो स्टॉक ने भी करेक्ट होना ही था। मैनेजमेंट ही जब आके कह रहा है कि 15-20% हम ग्रो करेंगे, और अच्छी बात है,
मैनेजमेंट क्लियरली आके कम्युनिकेट कर रहा है शेयर होल्डर्स के साथ और मार्केट को अलाउ कर रहा है कि आप अब मेरे कंपनी का रेट डिसाइड करो और शेयर होल्डर्स आपस में डिमांड सप्लाई के हिसाब से मेरे कंपनी का शेयर द कंपनी का शेयर प्राइस का आप डिटरमाइन करो अपने हिसाब से। तो उसके बाद ये 1200 के लेवल्स के अराउंड 1300 के लेवल्स के अराउंड ट्रेड करने लगा और अभी तक वहीं ट्रेड कर रहा है। उसके बाद करेक्शन आया मार्केट में एंड ऑल दैट। तब भी एक चीज़ आपको देखने वाली होगी, Q1 में तो इतना कोई करेक्शन था नहीं, Q1 में फिर भी स्टॉक्स भाग ही रहे थे, अपर सर्किट ये सो बहुत यूफोरिया था। लेकिन ये स्टॉक तब भी 1400 के से 1300 के 1200 के लेवल तक आ गया था और उसके बाद ये गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि मैनेजमेंट ने जो बोला 15 to 20% हम ग्रो करेंगे, कर भी रही है। Q1 Q2 इनका ऑलरेडी स्लो होता है, हिस्टोरिकली स्लो रहा है, तो उसमें 15% के अराउंड इन्होंने ग्रो किया था। लेकिन Q3 का जो रिजल्ट आया उसमें 16.6% से ग्रो किया है, मार्जिन्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हुए हैं और Q4 इनका और अच्छा रहता है, तो Q4 में शायद इससे भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आएगा। तो 15 to 20% का ही मैनेज करके चल रहे हैं, मेंटेन करके चल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ पे सारे स्टॉक्स में 30, 40, 50% करेक्शन आ गया है, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप 1600 1700 के लेवल से मत इसको कंपेयर करना, बिकॉज गिरावट जो करेक्शन था वो पहले ही आ गया था जैसे ही मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस चेंज किया। ठीक है, तो आप देखेंगे एबिटा 31% से बढ़ा है, इनकम तो 16% से बढ़ी है। एबिटा मार्जिन्स में अगर YOY देखेंगे तो 204 बेसिस पॉइंट्स का फ़र्क आया है, इंप्रूवमेंट हुआ है, मीन्स 2% का बहुत बड़ी बात होती है। पैट मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 1% का इंप्रूवमेंट आया, 12.34% पे चले गए हैं पैट मार्जिन्स। और कंपनी का कहना भी ये है कि ये जो लेवल है हमारे मार्जिन्स का, एटलीस्ट ये तो सस्टेनेबल है, इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है जब इनके पास EV क्रेन्स के बेचने की इनको, बिकॉज इनका EV क्रेन्स भी इन्होंने बनाई हैं, फुली इलेक्ट्रिक क्रेन्स एंड ऑल दैट, लोडर्स वगैरह। तो जब वो बेचना शुरू कर देंगे, बिकॉज अभी जो CEV नॉर्म्स हैं, कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉर्म्स, वो अभी गवर्नमेंट ने बनाई नहीं, बिकॉज ये कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस EV लोडर्स, EV क्रेन्स एंड ऑल दैट। तो गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट ही प्रिपेयर्ड नहीं थी कि ये क्रेन्स में भी ऐसे इलेक्ट्रिक क्रेन्स आ सकती हैं। तो अभी वो CEV नॉर्म्स बहुत टाइम से बात चल रही है, पिछले क्वार्टर में भी यही मैनेजमेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट निकाल रही है CEV जो नॉर्म्स हैं उनके ऊपर काम चल रहा है और फाइनल जो गैजेट नोटिफिकेशन है आने वाला है, लेकिन इस क्वार्टर तक भी नहीं आया। फिर इस क्वार्टर में भी अभी ये कह रहे हैं कि मार्च तक का टाइम लग सकता है, मार्च फर्स्ट वीक का, मिड मार्च तक का। अब वही है ना, गवर्नमेंट का काम है, जब मन आएगा तब निकालेगी गैजेट नोटिफिकेशन, उनको क्या जाता है। तो वो हमको वेट करना पड़ेगा और जब वो गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसके बाद जो ये जो इनके कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ये बना रहे हैं, उसका डिमांड वैसे बहुत ज़्यादा है। कंपनी बार बार कहती है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, टाटा हो, L&T हो, जितनी भी हैं, वो काफ़ी बुलिश हैं उसको लेके और काफ़ी मतलब वो वेट कर रही हैं कि डिलीवरी हो उनके पास, क्योंकि उनको भी ESG नॉर्म्स फुलफिल करने होते हैं। और मुझे लगता है कि उसका डिमांड आगे जाके अच्छा आएगा जो CEV है, और उसमें ज़्यादा मार्जिन्स हैं, 8 to 15% ज़्यादा उसका रियलाइजेशन होता है। इवन दो कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन मार्जिन्स में फिर भी कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, और 9 मंथ का भी आप देखेंगे तो 15.2% से ऑलरेडी 9 मंथ में ग्रो कर चुका है। गाइडेंस भी यही था 15 to 20% का, तो लोअर एंड में है। अभी देखना पड़ेगा कि 16-17% थ्रू आउट द ईयर ये ग्रो कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो बाकी ये तो आप चलो देख लोगे ना, इसमें तो कुछ पॉज करके आप खुद ही देख लेना कि क्या क्या है। बाकी आप एक चीज़ देखो, सेगमेंट वाइज क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, पहले ये कंस्ट्रक्शन, मटेरियल हैंडलिंग और क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग, कंस्ट्रक्शन को तीनों को अलग अलग दिखाते थे और एग्री को तो अलग दिखाए हैं, अभी भी दिखा रखा है। इन्होंने पिछले क्वार्टर से क्या किया कि क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग और कंस्ट्रक्शन को एक साथ ही दिखाना शुरू किया, बिकॉज अदर वाले सेगमेंट्स में ग्रोथ था ही नहीं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मटेरियल हैंडलिंग इनका रियली, मतलब अगर मैं बोलूँ कोई पेन पॉइंट इस बिज़नेस में है तो वो यही है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये ग्रो कर ही नहीं रहे हैं एकदम, मतलब फ्लैटिश ग्रोथ आता है इनका बस। और एग्री का भी बेसिकली फ्लैटिश ग्रोथ रहता है अगर YOY हम कंपेयर करें FY25 और FY24 को, बिकॉज मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि हम हो सकता है कि हम ग्रो कर जाएं, बट अराउंड फ्लैटिश ही रहेगा हमारा एग्री इक्विपमेंट वाला भी। इनका जो मेजर ग्रोथ आता है वो आता है क्रेन्स वाले सेगमेंट में, और पिक एंड कैरी क्रेन्स, उसमें ये बहुत अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेगमेंट वाइज कैसा रहा इनका वॉल्यूम, क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी और एग्री में भी। एग्री आपको काफ़ी अच्छा इस टाइम पे पिकअप दिखेगा, बट शायद इस क्वार्टर में कोई उम्मीद नहीं है इनको एग्री में पिकअप आने की, इसीलिए कह रहे हैं कि थ्रू आउट द ईयर
मोटा माटी कैंसिल आउट हो जाएगा ये सब कुछ और फ्लैटिश ग्रोथ रहेगी। तो वो चीज़ थोड़ा ख़राब है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी इसके ऊपर कि कब ये करना शुरू करते हैं। बाकी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स भी अगर आप देखोगे, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ वर्किंग नेट डेट टू इक्विटी देखो नेगेटिव में है, विच मीन्स बहुत अच्छा, मतलब नेट डेट टू इक्विटी मतलब कंपनी डेट फ्री है, नेट डेट फ्री है, नेट डेट नॉट ग्रॉस डेट फ्री, नेट डेट फ्री है यहाँ पे कंपनी। तो कंपनी के पास 800 करोड़ का कुछ है, मतलब कैश बैलेंस पड़ा हुआ भी है। तो लिक्विडिटी वाइज बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है कंपनी। इनफैक्ट अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज भी देखोगे ना तो 8 के हैं, बहुत ही अच्छे वर्किंग कैपिटल डेज हैं इस कंपनी के। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देखोगे तो 38.90। अगर मैं फंडामेंटली देखूँ ना तो इस कंपनी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, डेट भी नहीं है कंपनी के पास। 15 का ग्रोथ रेट रहेगा कंपनी में। और इस साल इतना अच्छे से ग्रो इसीलिए नहीं कर पाई ना क्योंकि आपने देखा था H1 में तो बहुत सारी जो इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज़ हैं वो इलेक्शन की वजह से बहुत इम्पैक्ट आई हैं। अब वो पूरे साल रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। स्टिल कंपनी ने 20% तक का आप कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट का टारगेट रखा था, वो मैनेज कर लिया है। तो वो चीज़ एक अच्छी है। ये स्लाइड मैंने आपको इसीलिए दिखाई ताकि आपको एक फाइनेंशियल हाइलाइट्स दिखें कि कितनी कंफर्टेबल पोजीशन पे है इस टाइम पे कंपनी। और बाय द वे ये जो क्वार्टर रहा है Q3 FY25 का, ये हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट एबिटा, हाईएस्ट पैट, सब कुछ हाईएस्ट रहा है इस टाइम पे। तो ये बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छी प्रोग्रेस है कंपनी की। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ इसका अर्निंग्स कॉल में क्या क्या हुआ। काफ़ी अच्छी हाइलाइट्स हैं। सबसे पहला आप ये देखेंगे ना कि क्रॉलर क्रेन्स हो और हैवी मशीनरी हो, वहाँ से चाइनीज़ की डंपिंग चल रही है, लगातार चल रही है। और गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया था कि कैसे डंपिंग हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और एस का जो मैनेजमेंट है वो भी पार्ट है इस इन्वेस्टिगेशन में, हेल्प कर रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट को। और मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि मार्च या अप्रैल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे एंटी डंपिंग की ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी नहीं पता। मैनेजमेंट ने आके कहा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स की लगेगी ड्यूटी। अगर ड्यूटी लग गई तो और फ़ायदा हो जाएगा इस कंपनी को, बट होप पे नहीं जीना होता है इन्वेस्टिंग में। तो उस चीज़ को आप बस सुनो, अपने दिमाग में रखो कि एक ये पॉइंट भी हो सकता है आगे जाके पॉजिटिव टेलविंड का इस कंपनी के लिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया वाटर और सैनिटेशन, हाउसिंग और इंफ्रा स्पेस और अर्बन इंफ्रा में बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। तो उस वजह से जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उनका डिमांड भी बढ़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मटेरियल हैंडलिंग ये बहुत टाइम से कंपनी कह रही है करेगा करेगा अच्छा, करेगा अच्छा, करेगा अच्छा, और एक्सेप्ट भी करती है बार बार आके कि नहीं कर रहा है अच्छा। एंड वी आर ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड कि अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। तो ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अच्छा करना चाहिए, बस कब करेगा देखना पड़ेगा। बाकी केटो का क्या हाल है, बिकॉज आपको पता ही है जो एस को फॉलो कर रहा है कि ये केटो के साथ एक जेवी कर रहे हैं, केटो वर्क्स के साथ, जापानीज टेक्नोलॉजी है। अब वो क्यों कर रहे हैं, दो रीजंस है। पहला, एक्सपोर्ट मार्केट को केटर करने के लिए, बिकॉज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया चाइनीज़ प्लेयर्स डंप कर रहे हैं अपने सामान को और मार्जिन्स में कंप्रेशन आ रहा है। मार्जिन्स इवन दो इस कंपनी के मार्जिन्स अच्छे हैं बट ओवरऑल और अच्छे हो सकते हैं अगर चाइनीज़ जो प्लेयर्स है वो एकदम बिल्कुल ही इतने ज़्यादा डंपिंग ना करते। तो जब केटो वर्क्स के साथ ये जेवी करेंगे, और ये जेवी क्यों कर रहे हैं उसके भी मैं आपको बता देता हूँ। दे आर डूइंग जेवी फॉर क्रॉलर क्रेन्स, ट्रक माउंटेड क्रेन्स एंड रफ टेरेन क्रेन्स जो 200 मेट्रिक टन 250 मेट्रिक टन से ऊपर की है, मतलब बहुत हायर वेटेज की जो क्रेन्स हैं उनके ऊपर ये काम करेंगे और जापानीज टेक्नोलॉजी होगी। तो सबसे पहला इनको एडवांटेज मिलेगा क्योंकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इन इक्विपमेंट्स में जापानीज टेक्नोलॉजी को प्रेफर किया जाता है और उससे ज़्यादा मार्जिन्स भी ये ले सकते हैं। तो एक तो पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरा, यही चीज़ फिर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे बिकॉज अभी ये जो फरीदाबाद में बनाते हैं एस, तो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है कि ये यूरोपियन मार्केट्स को भी केटर कर पाएँ और यूएस मार्केट्स को भी केटर कर पाएँ। ऑल्सो बिकॉज अभी जो BS5 नॉर्म्स हैं वो उतने लागू नहीं हुए हैं। तो जब वो नॉर्म्स भी CEV नॉर्म्स बेसिकली जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो जो यहाँ के नॉर्म्स हैं वो इक्वलेंट हो जाएंगे US और EU वाले नॉर्म्स से। तो वहाँ पे फिर ये एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर सकते हैं। वैसे भी इनका टारगेट है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकली सिक्लिकल कंपनी रही है, तो अपनी सिक्लिसिटी को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, डिफेंस और एक्सपोर्ट में फोकस करना शुरू कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर ये कह रहे हैं कि हमारा डिफेंस और एक्सपोर्ट से मिला के 20% ऑफ द रेवेन्यू विल कम फ्रॉम डिफेंस एंड एक्सपोर्ट। इस साल तो बहुत ही कम था, डिफेंस भी इस बार ही कम रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल। इनको ऑर्डर मिला था एक बहुत अच्छा डिफेंस में, और एक और ऑर्डर मिलने वाला है बहुत बड़ा डिफेंस का। कितने का है क्या इक्विपमेंट है कुछ नहीं पता। आप
ध्यान में रखना, नोट करते रहना, फॉलो करते रहना। आज या कल में वो, आज या कल मीन्स जब अर्निंग्स कॉल हुई थी अभी कुछ दिन पहले तो कहा था कि एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आएगा तो आप उसको ध्यान में रखना, पॉजिटिव हो सकता है। स्टॉक्स इमीडिएटली मूव नहीं कर रहे हैं, आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट वही है ना, एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर दूसरे से पैसा निकालना पड़ता है, चाहे वो अच्छी कंपनी है, मैंने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए कर रखे हैं, बड़े लॉन्ग होराइजन के लिए सारा। जब मार्केट क्रैश होता है, करेक्शन आता है, इतना बड़ा जो 20% का करेक्शन आ रहा है स्मॉल और मिड कैप्स में, तो सबका जो थीसिस होता है उल्टा सीधा हो जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट बन जाता है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म बन जाता है, बहुत ही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो स्टॉक बढ़े ना बढ़े उससे मतलब नहीं है, बिजनेस अच्छा करना चाहिए, तो इवेंचुअली स्टॉक प्राइस कैचअप कर ही लेता है बिजनेस को। ठीक है, ओके। हाँ, वी आर द ओनली वंस हु हैव क्रेन्स इन इलेक्ट्रिक फॉर्म, कंपनी का ऐसा कहना है, और वी आर द ओनली वंस विद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दैट इज़ 100% इलेक्ट्रिक। क्रेन्स में तो आई एम नॉट श्योर कि यही अकेले प्लेयर हैं ईवी इलेक्ट्रिक के, बट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ये 100% इलेक्ट्रिक इन्होंने यही बनाया। अब केपेक्स की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, 900 करोड़ का इनके पास अवेलेबल कैश पड़ा है, और जो ऑलरेडी केपेक्स चल ही रहा था इनका, ये इस क्वार्टर में ख़त्म भी हो जाएगा, Q1 में एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा, और उससे इनको एबिलिटी हो जाएगी 5100 करोड़ का रेवेन्यू टॉप लाइन जनरेट करने की, और थोड़ा और केपेक्स करके उस कैपेसिटी को भी स्ट्रेच करके 5700 करोड़ तक का रेवेन्यू पोटेंशियल कर सकते हैं। अगले 1-1.5 साल तक इनके पास जो कैपेसिटी है वो सफिशिएंट है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो केपेक्स के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम लगा ही नहीं। मेरे को बस यही प्रॉब्लम लगा कि H1 अगर इनका अच्छा रहता, जो नहीं रहा बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, तो कंपनी का ग्रोथ रेट अभी ठीक ठाक होता। जो ये 15% ग्रो कर रही है 9 मंथ्स में, शायद वो 19-18% पे होता या 20% पे होता। बस वही प्रॉब्लम है, डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ग्रोइंग कंट्री में तो आपको चाहिए ना, ये सब इक्विपमेंट चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग हो गई और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तो उनका चलो चल नहीं रहा है, लेकिन क्रेन्स वगैरह तो आपको चाहिए। रियल स्टेट से भी इनका 10-15% रेवेन्यू आता है, और रियल स्टेट अभी फुल बूम में है, तो वो भी एक फ़ायदा है इनके लिए। डिमांड साइड में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, टेक्नोलॉजी वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, पर्टिकुलरली जब ये केटो वर्क्स के साथ जो जेवी कर रहे हैं उसमें ये काम करना शुरू कर देंगे, और H2 में ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत रेवेन्यू आने लगेगा H2 FY26 में, लेकिन FY27 से तो डेफिनेटली उस जेवी से काफ़ी रेवेन्यूज़ आने लगेंगे। तो टेक्नोलॉजी वाइज प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अच्छा पार्टनर इनको मिल रहा है एक जापानीज टेक्नोलॉजी वाला, और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। डेट भी नहीं है कंपनी के पास, कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी सही है, सब कुछ सही है। इट्स जस्ट कि अब देखना है यहाँ से कि नेक्स्ट ईयर कैसा ग्रोथ रहता है कंपनी का। मैं 2 चीज़ों पे फोकस करूँगा, एक तो एक्सपोर्ट मार्केट पे, जब ये जेवी के साथ केटो वर्क्स के साथ अपना प्रोडक्ट बनानी शुरू करेंगे तो ये एक्सपोर्ट करेंगे। कहाँ कहाँ करते हैं अभी? लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में अभी ये करते हैं, EU और US में नहीं करते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द CEV नॉर्म्स अभी लागू नहीं हुए हैं, तो वहाँ काफ़ी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, तो उसके लिए इनको नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो ये केटो वर्क्स के साथ बनाएंगे। तो वहाँ से एक्सपोर्ट में भी एक तो मेरे को बहुत ध्यान रहेगा कि एक्सपोर्ट ये किस हद तक कर रहे हैं, जितना बोला है उतना कर पा रहे हैं नहीं, और किस प्रपोर्शन में कर रहे हैं, क्या इनका मैग्नीट्यूड है एक्सपोर्ट्स का, वो एक बहुत बड़ा रहेगा कि एक पॉइंट टू ट्रैक। दूसरा रहेगा डिफेंस से इनको कैसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बिकॉज अभी एक बहुत बड़ा ऑर्डर इनको मिला था डिफेंस का, आई थिंक 100 फॉकलिफ्ट्स के अराउंड इनको ऑर्डर मिला था, लेकिन ये कह रहे हैं और एक बड़ा मिलेगा, तो कितना बड़ा मिलेगा वो भी नहीं पता है, वो भी देखना है। बाकी ये दोनों चीज़ें अच्छी रहेंगी। केटो के साथ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, इनका टेक्नोलॉजी जो भी है सब कुछ, तो एज सच मुझे कोई रिस्क नहीं लगा इस बिज़नेस के लिए। तो फालतू में जब रिस्क नहीं मुझे लगा तो मैं कैसे ही आपको बताऊं। ठीक है, बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये कंपनी ठीक वैल्यूएशंस पे आ रही है। पहले बीच में ओवर प्राइस्ड हो गई थी, अब नहीं है उतना ओवर प्राइस्ड। अगेन, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है दैट इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन। प्लीज़ डू नॉट टेक दिस एनालिसिस एज अ रिकमेंडेशन टू इधर बाई एस और इधर सेल एस। तो मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं खाली बिजनेस समझा सकता हूँ आपको जो मैंने समझाया। कोई भी डाउट है इस बिज़नेस को लेके आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। स्टॉक प्राइस को अलावा आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।